स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्लास नंबर 4 है। कल आई थिंक जो क्लास नंबर 3 में हुआ था कस्टमर रिटेंशन कस्टमर एक्विजिशन, उसका हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। सेकेंडली हम आज एक न्यू पॉइंट देखेंगे, वो है कस्टमर डिफेक्शन। कस्टमर डिफेक्शन क्या चीज होती है एंड रोड मैप देखेंगे सीआरएम इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी कंपनी में सीआरएम किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे प्लीज बी सेफ, प्लीज बी हेल्दी, ओके एंड अच्छे से रिवाइज करते रहिए। वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस किया है बहुत बढ़िया बात है, इसका रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। जैसे देखो हमारे जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे हमें हमारा जीके भी पोर्शन अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम मिसलेनियस टॉपिक अच्छे करें और जीके छोड़ दे तो पॉसिबल नहीं होगा हमें डीएफसी सेल का एग्जाम क्लियर करना। तो प्लीज अच्छे से जो है इसका अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपने बुक परचेस कर लिया होगा तो, अगर नहीं किया है तो कर लेना। मात्र 239 रुपीज में है। 2021 एडिशन का ही लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज अप टू डेट मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, करंट अफेयर्स आपको 6 महीने तक का पढ़ना पड़ेगा। मतलब जनवरी से जान 2021 से स्टार्ट कर देना और अभी अप्रॉक्स देखो हमारा पूरा जुलाई तो कंप्लीट ही हो जाएगा, अगस्त तक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, पता है क्योंकि देखो अगर आपने जुलाई ऐसे अगर आपने कंसिडर किया कि मैम जुलाई का नहीं करते, तो जुलाई एंड अगस्त मंथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आने की चांसेस है बिकॉज ऑफ ओलंपिक। ठीक है, 23 जुलाई से कुछ ओलंपिक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अगस्त को खत्म होने वाले हैं। तो इतने कम स्पैन में वो ओलंपिक खत्म होंगे और अगर किसी ने हमारे यहाँ से मेडल जीते, और जीतना भी चाहिए, आई एम होपिंग फॉर दैट कि जीतना तो चाहिए चाहिए, वो हमको याद करना पड़ेगा, हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे फ्लैग बियरर कौन है, स्टार्टिंग में फ्लैग बियरर जो है हमारे मेरी कॉम जी है और मनप्रीत सिंह है, और एंडिंग में जो है एक्चुअली एंडिंग का मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी, मैं बता दूंगी जब मैं करंट अफेयर का एक क्लास लूंगी। तो एंडिंग में आई डोंट नो, मैं भूल ही चुकी हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। क्लास में बीच में अगर नाम याद आ गया तो मैं बता दूंगी। बट ऐसे भी क्वेश्चंस बनते, ऐसे क्वेश्चन कब बनते, बैंकिंग के एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भाई स्टार्टिंग में किसने फ्लैग बियर किया था, लास्ट में किसने फ्लैग बियर किया था, किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटी छोटी बात उनकी पूछ लेते हैं। अगर सपोज कोई वेट लिफ्टर वगैरह है तो कितने केजी के इसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, ये बैंकिंग के एग्जाम में होता है। और जैसे ये डीएससी सेल एग्जाम या स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम में इसमें बहुत मोटा मोटा पूछ लेता है। जैसे किसी ने कोई मेडल जीत लिया, बात खत्म, वो मेडल जीत लिया, उनका नाम पूछ लिया, दैट्स इट। इतना डिटेल में नहीं जाते, बैंक में बहुत डिटेल में जाते। तो हमको सिर्फ मोटा मोटा पढ़ना है, ऊपर ऊपर जैसे पढ़ लेना है, एकदम सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है आपको। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जितना भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो रिशफल हुआ है कैबिनेट का, तो वो तो देखो यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी वीडियो मिल जाएगा, किसी का भी वीडियो देख लो, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता है। आराम से वो वीडियो देख लेना और याद कर लेना है सारे मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कस्टमर एक्वायर करने की, कि भाई हमारे जो कस्टमर है मार्केट में, हमारी एक प्लेस बननी चाहिए मार्केट में, हमारे कस्टमर जो है हमारे साथ ही बिजनेस करना चाहिए। उन लोगों ने बिजनेस इन द सेंस कि हमारा प्रोडक्ट ले, हमारी जो सर्विसेज है वो ले। तो सबसे पहले फोकस करो कि जानो आप कहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, कैसे लोग हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, क्यों वो कोई सर्विस जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में सब कुछ जान लो। ठीक है, फोकस अप्रोच होनी चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि विन विन सिचुएशन प्रोवाइड करो। विन विन सिचुएशन माने जैसे कि डिस्काउंट प्रोवाइड कर दो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, आपका भी फायदा होना चाहिए, अगले वाले बंदे का भी फायदा होना चाहिए। आज सच उसके जेब पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इतने ज्यादा पैसे दिए फिर भी इतना कम सर्विस प्रोवाइड किया गया या फिर ये प्रोडक्ट खराब आया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। विन विन सिचुएशन हमेशा किसी ना किसी का फायदा तो होता ही है जब कोई भी बिजनेस होता है, बट कभी कभी विन विन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अगले वाले बंदे को भी जो है उतना ही फायदा होता है जितना बेचने वाला हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है इनिशिएट फोरम फॉर कम्युनिकेशन। आप फोरम कैसे आप जनरेट कर सकते हो, मे बी आपके एप्लीकेशन में चैट फॉर्मेट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आपका कस्टमर क्या चाहता है वगैरह।
और मे बी कॉल सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाए, कस्टमर डायरेक्टली आपके कॉल सर्विस पे कॉल करे और बताए कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करो या फिर इस तरह का प्रोडक्ट में कुछ इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो क्या, मतलब डायरेक्टली आइडियाज भी आपको कस्टमर के द्वारा आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन फोरम इनिशिएट कर सकते हो एक कंपनी में, ठीक है। दूसरा है अटेम्प्ट टू मिनिमाइज एफयूडी। एफयूडी क्या है, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट्स। अब फियर किस बात का, कि भाई कैसे कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो सबसे पहले डर होता है कि इसका कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं होगा, मे बी ये हेल्थ पे डिसएडवांटेज तो नहीं करेगा, मे बी ये मेरे पॉकेट पे डिसएडवांटेज, इन द सेंस कि अगर मैंने इसके ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज खर्च किए तो क्या ये 100 रुपीज खर्च करने के लायक था या नहीं, ठीक है। अगर मैंने खर्च कर भी दिए तो क्या ये इससे ज्यादा पैसों के लायक था, और फिर भी जो है ये कम पैसे ले रहे, तो क्यों ऐसे ले रहे होंगे, ये भी एक डर रहता है, ठीक है। सेकेंडली अनसर्टिनिटी, मतलब कि भाई ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, ये सर्विस चलेगी या नहीं, ये प्रोडक्ट सही होगा या नहीं। और डाउट्स, सिंपल डाउट, कि भाई उसके ऊपर डाउट करना, उस सर्विस के ऊपर डाउट करना, उस कंपनी के ऊपर डाउट करना। जैसे स्टार्टिंग में जैसे जियो लॉन्च हुआ था तो पूरा 6 महीने तक उन लोगों ने फ्री प्रोवाइड किया था। मार्केट में इतना ज्यादा डर था लोगों में, जो भी कस्टमर्स उनके थे, मैं तो बहुत ही लेट ज्वाइन हुई थी जियो के साथ, बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने जियो जो ज्वाइन किया था, उनका सिम कार्ड वगैरह लिया था, तो देवर लाइक कि भाई अभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं, मे बी अगर आगे जाकर ये लोग जितना अभी यूज किया है डाटा है उसका अगर पैसा मांगेंगे तो मे बी ये अभी बंद हो जाए, तो मे बी लाइक कि बहुत ज़्यादा जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है। जैसे एफयूडी, अगर आप फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट्स क्लियर नहीं करोगे मार्केट में, नहीं बताओगे कस्टमर को कि भाई आप लोग सेफ हाथों में है, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अब देखो जियो कितना जायंट बन चुका है, मतलब जियो के सामने आज सच कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीजें एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में मैं मानती हूँ अभी फिलहाल जियो इज द नंबर 1, ठीक है, वो नंबर 1 पोजीशन पे है, और आने वाली 10 सालों तक उसकी नंबर 1 पोजीशन कोई निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है हर छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर। जब भी आप CRM पढ़ो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी आप कंपनी जानते हो उसके बारे में उसको एज ए एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे जियो के बारे में सारे लोग जानते, तो जब भी CRM पढ़ रहे हो आप जियो को एग्जाम्पल ले लो, जियो को दिमाग में रखो। नहीं अगर जियो के बारे में जानना तो कोई भी फेसबुक मानो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और मे बी एनीथिंग, मे बी अगर लड़कियां लाइक नायका मान लो या फिर अमेजोन, व्हाटएवर, बस उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, आपने वो चीज वो सर्विस जो है एक्सपीरियंस की होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो फिर ना आपको CRM बहुत आसान जाने लगेगा। और सपोज कुछ घुमा के भी क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन आने वाला ही है, जैसे ही कुछ भी घुमा के क्वेश्चन आता है फिर भी आप उसको आंसर कर पाओगे। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है, मैंने पेपर बहुत बार लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती हूँ DFCCL का पेपर स्पेशली, बिकॉज ये थोड़े से नए टॉपिक्स है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे का एक भी मार्क्स जाए, तो मैं इतना एनालिसिस करती हूँ। और जब भी एनालिसिस करती हूँ मेरा ना एक काइंड ऑफ इंट्यूशंस है, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी अगर सपोज आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कस्टमर रिलेशनशिप का, कस्टमर CRM का अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ऑप्शंस में ना जो सबसे पॉजिटिव अप्रोच देने वाला ऑप्शन है वही उसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच वाला आंसर, जैसे साइकोलॉजी के जब आप एग्जाम्स, अगर आपने कभी एग्जाम दी होगी, या फिर साइकोलॉजी टेस्ट होती है जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों का जैसे CBT वगैरह, CBAT जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, तो वहाँ पे वो लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपका पॉजिटिव अप्रोच कैसा है। बहुत सारे जैसे किसी कंपनी में आप अगर प्लेसमेंट में हो, ठीक है, आपका अगर ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है, तो वहाँ पे ना एक साइकोलॉजी टेस्ट होती है, हमेशा एक साइकोलॉजी टेस्ट ली जाती है, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव आंसर करोगे, ठीक है, कंपनी के बारे में पूछते हैं, ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ के बारे में पूछते हैं, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव आंसर करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ता है। तो ये ऐसे जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं और हमेशा 99.9% टाइम ट्रू ही आंसर होता है।
सेकेंडली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चन आते हैं और हमेशा एडवांटेज वाला ही सही आंसर होता है। जैसे आप लोग अगर अमेजॉन प्राइम या फिर अमेजॉन के जो गेम्स होते हैं अगर वो खेलते होंगे तो उसमें भी देखना मैं कभी भी वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, ठीक है, मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानती हूँ, फिर भी मेरे 5 के 5 आंसर राइट आते हैं। वहां पे सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच होती है। तो कुछ साइकोलॉजी होती है क्वेश्चन बनाने के पीछे, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे। क्विज वगैरह अगर आपने कॉलेज लाइफ में दे रखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। बहुत बड़े यूपीएससी टॉपर्स भी, बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स एक्चुअली क्विज देने में बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं वो लोग। तो ये ऐसी चीजें होती है अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लास्ट में बता रही हूँ ऐसे, क्योंकि पढ़ने के बाद तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, बट सपोज कुछ नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव अप्रोच वाला जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक करके आ जाना, ठीक है। हाँ, वो भी कब, जब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है, वहां पे अगर आपको लेना है थोड़ा सा रिस्क तो ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ बेनिफिट्स एंड नॉट प्रोडक्ट्स। अच्छा, बेनिफिट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। माने कि भाई आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होगा, अगले वाले बंदे को बताना है, कस्टमर। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताओगे इस तरह से वैसा है ऐसा है, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स बताओगे या फिर आप उसके काइंड ऑफ बेनिफिट्स बताओगे कि ये यूज करने से ये बेनिफिट होगा, ऐसे जो अभी आप हाल फिलहाल यूज कर रहे हो उससे ये बेनिफिट्स जो है नहीं मिल पा रहे, अगर हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे तो मिलेगा, ऐसे अगर चीजें बताओगे तो कस्टमर एक्वायर कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन। देखो, प्रासंगिक आवेदनों का मतलब होता है कि भाई काइंड ऑफ उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पीरियड में, उस लाइक क्या कहेंगे उसको कि सपोज अब हम कॉलेज टाइम पीरियड में हम लोगों को एज सेविंग की, ठीक है, सेविंग की या इन्वेस्टमेंट की ऐसे जरूरत नहीं होती है, तो उस टाइम पीरियड में उस कैटेगरी के अगर कस्टमर्स को हम चुन रहे कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को ही हम टारगेट कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करें कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। और वही स्टूडेंट जब कॉलेज के बाहर निकलते तो वो सेविंग करने लग जाते, इन्वेस्टमेंट करने लग जाते, तो उन लोगों को किस तरह से टारगेट करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कस्टमर एक्वाजिशन में आती है। फोकस ऑन डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, कि निर्णय प्रक्रिया पर ध्यान दे। तो निर्णय प्रक्रिया किसकी, कस्टमर की, वो किस तरह से निर्णय लेता है, वो किस तरह से डिसीजन लेता है कोई भी प्रोडक्ट देखने से पहले। और ये सारी चीजें देखो अल्टीमेटली सब कुछ डेटा से इंटरलिंक है। हमारा आपका सबका डेटा हमेशा जो है स्टोर होते रहता है, हमारी हर एक मूवमेंट स्टोर होती रहती है, जस्ट बिकॉज कि इस बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजनेस चल सके। और अल्टीमेटली अगर उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो किसी का घर नहीं चलेगा, किसी का घर नहीं चलेगा तो साइकिल नहीं चलेगी। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। अगर किसी का डेटा स्टोर हो भी रहा है कहीं पे तो किसी अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है, अनएथिकल कुछ भी नहीं है, सब कुछ एथिकल है, ठीक है। इस तरह से सोच के अगर चलोगे तो सब कुछ पॉजिटिव वे में आपको दिखेगा। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन। अच्छा, कस्टमर रिटेंशन का क्या होता है, देखो कोई भी नया कस्टमर लाने से जो जितना नया कस्टमर पे पैसा खर्चा होता है, कि कोई भी अगर नया कस्टमर लाना है आपको, ठीक है, वो 2 से 3 गुना या फिर 4 गुना कह सकते हो, वो पुराने कस्टमर पे जितना खर्चा हो रहा है उससे 2 से 3 गुना खर्चा नया कस्टमर लाने पे होता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कैंपेन चालू कर दी, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को हायर कर लिया, बहुत सारे वेज है कि आप नए कस्टमर ला सकते हो। बट अगर आपने आपके पुराने कस्टमर को ही बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर दी तो वही कस्टमर बिना पैसों के, बिना किसी चार्जेस के आपको 2 से 3 नए कस्टमर ला के दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पब्लिक जो माउथ पब्लिसिटी होती है, ठीक है, वो अल्टीमेटली अगर आप अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कस्टमर दे ही देता है। अब कस्टमर रिटेंशन माने कि कस्टमर को पकड़ के रखना है, आपको मार्केट से नहीं जाने देना है, वो आपसे दूर जाए ही ना लाइफ टाइम के लिए। एक बार मतलब जैसे एक बार अगर कस्टमर आपके पास आ चुका, फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना बढ़िया दे दो कि वो लाइफ टाइम के लिए आपका बना रहे। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ नायका का। नायका में जैसे मैंने सबसे पहले जब मैंने परचेस किया था 2 से 3 दिन में वो लोग डिलीवरी कर देते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी ऐसे जितना उनका नहीं होता है कि इतना ही अमाउंट पे करना है या कैश ऑन डिलीवरी के लिए इतना अमाउंट वगैरह समथिंग, तो वो ला के दे देते। तो मैंने जब से उनके साथ टाई अप किया है, यानी मैंने जब से वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तब से अभी तक वो एप्लीकेशन है और आने वाले 10 साल तक होगा। और अब उनका आईपीओ जनरेट हो रहा है। आईपीओ जो लोगों ने
आईपीओ जनरेट होने वाला है नायका का, तो वो तो मैं खरीदूंगी। अब आईपीओ जिन लोगों ने मेरा इकोनॉमी का क्लास कर चुके हैं उन लोगों को पता होगा, जब मैंने स्टॉक मार्केट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि आईपीओ क्या चीज़ होती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है आपका किसी भी कंपनी के साथ, अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर दो। तो ये कस्टमर रिटेंशन का एक पॉइंट है, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन कैसे करना है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, वन बाय वन हम देखेंगे। 29 पॉइंट्स है, वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगी। तो कस्टमर रिटेंशन इज अ एक्टिविटी दैट अ सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस कस्टमर डिफेक्शन। कस्टमर डिफेक्शन कम करना है, तभी आपका कस्टमर रिटेंशन रह पाएगा। अब कस्टमर डिफेक्शन क्या चीज है वो हम आगे देखेंगे, वो पूरा डिटेल में देखेंगे अगली पेज पे, ठीक है। तो सक्सेसफुल कस्टमर रिटेंशन starts with the first contact an organization has with a customer, as I said earlier, and continuous throughout the entire lifetime of relationship। तो जैसे कि मैंने कहा कि entire lifetime तक ये चलता ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग जोमेटो की सर्विस से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए तो जोमेटो के साथ आप हमेशा बने रहोगे। जोमेटो के अभी आईपीओ रिलीज हो चुके हैं तो लोग वो खरीदने भी वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो देखो ये जैसा होता है ना कि भाई आपने पहले ही जैसे ही मार्केट में आते हो सर्विस इतनी बढ़िया प्रोवाइड कर दो कि कस्टमर आपसे दूर जाए ही ना। अगर आप आगे चलकर बिजनेस करना चाहते हो किसी भी तरह का, तो सीआरएम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लो। लोग एमबीए करते हैं 2-2 साल, इतने ज़्यादा पैसे देते हैं, फिर जाकर उनको वो डिग्री मिलती है। आपको सिर्फ पढ़ना है, देखना है, दैट्स इट। आप खुद भी आपका बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। Okay, a company's ability to attract and retain new customer is not only related to its product or service but strongly related to the way its service is existing customers and the reputation it creates within and across the marketplace। तो एक कंपनी को कस्टमर रिटेंशन करना मतलब ये नहीं है कि बस सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस है या प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर दो, नहीं। आपको आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके पहले से मौजूदा कस्टमर्स है उनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपके मौजूदा कस्टमर के ऊपर जितना खर्चा होता है उसके 2 से 4 गुना खर्चा आपके नए आने वाले कस्टमर पे होता है। तो वो 2 से 4 गुना जो खर्चा है वो अगर आप पूरा का पूरा मौजूदा कस्टमर पे करोगे या फिर मौजूदा कस्टमर पे कोई खर्चा भी मत करो, बस उनके ऊपर ध्यान दो कि वो चाहते क्या है, उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, वो क्यों प्रोडक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके आजकल का क्या उनका माहौल है, मार्केट में क्या चल रहा है। ये अगर चीजें आप ध्यान दे दोगे तो अल्टीमेटली आपका कस्टमर रिटेन हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रैटेजी फॉर कस्टमर रिटेंशन। अब कस्टमर रिटेंशन करने की स्ट्रैटेजी क्या क्या है। सबसे पहले तो पीपल, आप लोगों के बारे में जानो, कहाँ पे आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी एरिया में, ठीक है। आप इंडिया में ही अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, यहाँ पे मार्केट में ऐसा है कि अगर इंडिया में आपको बिजनेस करना है तो इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा हमेशा कहा जाता है कंपेयर टू वियतनाम, कंपेयर टू एनी कंट्री, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, हमारे जितने भी नेबर कंट्री है उनसे थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे यहाँ काम करना। क्यों? बिकॉज हम बहुत ही ज़्यादा कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। कल्चर से जुड़े हुए इन द सेंस कि हम अगर कुछ जो भी चीज़ है जिसे अनएथिकल अगर चीज़ लग रहा होगा और उसके बारे में किसी एक इंसान ने भी अगर स्टेटमेंट कर दी तो हम उनका सुनकर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। हम हमारे लाइक कि हम लोगों में नहीं, चाइना के लोगों में भी इस तरह का कल्चर है। वो लोग उनके बड़ों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते, उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते। अगर किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं लेना है या फिर ये प्रोडक्ट, ये सर्विस लेना है, तो उसका सेल दुगना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ रहे हो आप लोग कि आपको जानना है कि आप कहाँ पर सर्विस या फिर बिजनेस कर रहे हो, वहाँ के लोगों के बारे में आपको जानना है, वहाँ आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयरनेस फैलानी है। किस तरह से आप अवेयरनेस फैलाओगे उस प्रोसेस के बारे में जानना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है लोगों को। एक सेटिस्फैक्टरी सर्विस स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है। सेटिस्फैक्टरी सर्विस स्टैंडर्ड मतलब एक बेंचमार्क प्रोवाइड करना है कि भाई अगर आपके कंपनी का नाम ले लिया जाए तो बस कस्टमर के कस्टमर का पहला इंप्रेशन आपके उसके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये लोग सही प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्रोवाइड करेंगे सर्विस। जैसे जियो सही प्रोवाइड करेगा सर्विस, नायका अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, अमेजोन अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर कोई XYZ एप्लीकेशन बोल दो तो नहीं, है ना। इस तरह से जैसे यूट्यूब
बढ़िया सर्विस प्रोवाइड होता है, बढ़िया कंटेंट होता है, अच्छे वीडियोस आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। वही अगर मैं टिकटॉक को हूँ तो अच्छा अच्छा एक इंप्रेशन नहीं है टिकटॉक का, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंपटीशन, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि वो किस तरह से प्रोडक्ट है, सर्विस है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कस्टमर एनालिसिस, आप आपके कस्टमर के बारे में जानो, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी देखो। कॉस्ट एनालिसिस मतलब आपको कितना पैसा लगने वाला है, मतलब आपकी लागत कितनी जाने वाली है, आपका पैसा कितना जाने वाला है वो प्रोडक्ट, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर वो बिजनेस करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑन द पेइंग एबिलिटी ऑफ कस्टमर, ग्राहकों के बारे में, मतलब ग्राहकों के पैसों के बारे में इस तरह से जानो कि अगर हम ये प्रोडक्ट 300-400 रुपीज में बेच रहे तो क्या ग्राहक लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। जैसे जो चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है वो दूसरे देशों में उतना सस्ता नहीं मिलता है। मैं अगर जस्ट आपको बता दूं कि इंडिया में जितना सस्ता मुल्तानी मिट्टी मिलता है उतना सस्ता मुल्तानी मिट्टी पाकिस्तान में नहीं मिलता है। ऑल्दो हम लोग बहुत ही क्लोज है, ऑल्दो हमारा जो सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बट फिर भी नहीं मिलता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि परचेसिंग पावर क्या है भाई हमारे कस्टमर की, ठीक है। डिफरेंशिएशन इन प्राइसेस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्राइस और क्वालिटी स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, इस तरह से कि अगर जो ज़्यादा प्राइस दे रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा प्राइस दे रहा है उसको उस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करो, सिंपल। फोकस ऑन रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन माने कि भाई जितना भी असंतोष क्रिएट हो रहा है, जितना भी लोग आपके प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, उनके जो भी डिससेटिस्फैक्शन है वो कम करने की कोशिश करो। अगर किसी को आपका प्रोडक्ट या सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो क्यों पसंद नहीं आ रही है, हम कैसे उनको खुश कर सकते हैं, हम कैसे उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग, ये हो गया। अटेंशन ऑन चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, अटेंशन ऑन चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर मतलब उम्र के हर पड़ाव पे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। जैसे मैंने कहा कि कॉलेज लाइफ में हमको सेविंग की ज़रूरत नहीं होती है, हम उतना सोचते नहीं है, बट कॉलेज के बाद हम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद जब हम रिटायरमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हमारी लाइफ पे, हमारी उम्र के हर पड़ाव पे हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो कंपनी को वो भी हर एक चीज़ सोच के चलना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस देखो, आपका परफॉर्मेंस किस तरह से, आप किस तरह से जो है परफॉर्म कर पा रहे हो मार्केट में। ट्रेनिंग टू सप्लाई चेन एम्प्लॉयज, सप्लाई चेन एम्प्लॉयज यानी कि आप इस तरह से ट्रेन करो अपने जितने भी आपके एम्प्लॉयज है, ठीक है, इस तरह से एक पूरी चेन बननी चाहिए, मार्केटिंग के अलग, सेल्स के अलग, अलग अलग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अलग, तो ये पूरी एक चेन बननी चाहिए उन एम्प्लॉयज़ की, और उनको इतना अच्छे से ट्रेन कर दो आप लोग कि कस्टमर के लिए अच्छे से अच्छी हमेशा सर्विस प्रोवाइड की जाए। ट्रेनिंग टू ये हो गया। एम्पावरमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, सेवा जो प्रोवाइड कर रहे हो उनको एम्पावर करो, ठीक है। जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको एम्पावरमेंट करना, एम्पावरमेंट इन द सेंस कि उनके हाथों में कुछ तो एटलीस्ट पावर होती है कि वो मार्केट चला सकते, ठीक है, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। देन अगुमेंटिंग इंटैंजिबल बेनिफिट्स, अगुमेंटिंग इंटैंजिबल बेनिफिट्स माने बच्चों को इंटैंजिबल एंड टैंजिबल में फ़र्क नहीं समझ में आता है, या फिर उनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, टैंजिबल माने जिस चीज़ को आप छू कर देख सकते हो, जैसे अगर गोल्ड कहा, गोल्ड की ज्वेलरी, तो यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, ओके। बट अगर मैंने कहा गोल्ड बॉन्ड, तो गोल्ड बॉन्ड, आप उस गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को फील नहीं कर सकते हो, उसको हाथ नहीं लगा सकते हो, आपके पास बस एक कागज होगा, बॉन्ड होगा गवर्नमेंट के द्वारा कि इस पर लिखा गया है इतना इतना अमाउंट या इतना इतना तोले का जो है गोल्ड आपने खरीद चुका है, लेकिन आपके पास फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है क्या? नहीं है, वो क्या है? इंटैंजिबल है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो डेटा, जो डेटा आपका डेटा जो स्टोर हो रहा है वो क्या है? इंटैंजिबल है, उस डेटा को प्रोसेस वगैरह किया जाता है। जैसे अगर आपका नॉलेज, ठीक है, आपके नॉलेज को आप हाथ लगा कर देख सकते हो क्या? आप उसको छू कर देख सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो एक इंटैंजिबल है। बट आप उस नॉलेज के पैसे कमा सकते हो, कैसे? पेटेंट के द्वारा। पेटेंट आपने कुछ भी क्रिएट कर दिया और वो अगर यूनिक चीज होगी तो आपको उसका पेटेंट मिल जाएगा, सिंपल बात है। और जो भी कोई बंदा उसका यूज करेगा, उस यूज करने के
कितना कुछ परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये क्या है, नॉलेज, इंटैंजिबल थिंग का आपने टैंजिबल तरीके से उपयोग किया, मतलब टैंजिबल इसमें उसको कन्वर्ट किया और आपको कैश आने लग गया। तो ठीक है, इसमें समझ में आ गया टैंजिबल इंटैंजिबल। टैंजिबल माने जो चीज आप छूकर देख सकते हो, इंटैंजिबल माने जो चीज आप फील कर सकते हो बट छूकर नहीं देख सकते हो, सिंपल सी बात। तो कस्टमर रिटेंशन में आपको क्या करना है, बढ़ावा देना है उन चीजों को जो इंटैंजिबल हो। इंटैंजिबल कौन सी चीजें हो सकती है, अगर आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी कुछ भी, तो वो बंदा खुश हो जाता है। अब उसकी खुशी को आप माप नहीं सकते हो, उसकी खुशी को आप छू नहीं सकते हो, उसकी खुशी को आप बता नहीं सकते हो, बस आप फील कर सकते हो। बट अगर उसी तरह से आप सर्विस प्रोवाइड करते रहोगे तो वो कस्टमर आपके साथ ही बना रहेगा, क्योंकि आपने उसके इंटैंजिबल जो जॉय है, उसका इंटैंजिबल जो फीलिंग्स है उसको टच किया है, मतलब इन द सेंस कि आपने वो चीज को बढ़ावा दिया है। और अगर आप बढ़ावा दोगे तो अल्टीमेटली आपका कस्टमर आपके पास ही आएगा। ठीक है, विजिट टू द पॉइंट ऑफ यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब उस तरह की चीजें, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस प्लीज। तो हम कहा थे कि हाँ, इंटैंजिबल चीजों को हम लोगों ने इस तरह से बेनिफिट देना है कि अल्टीमेटली आपका कस्टमर आपके साथ बना रहे। दूसरा है विजिट करना है वो पॉइंट पे जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का यूजेस हो रहा है, माने माने मार्केट में जाके, माने एक कस्टमर के रूप से देख के, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के। जैसे आप खुद ही आप बहुत सारे मॉल्स में वगैरह अगर आपने कभी विजिट किया होगा तो वहाँ पे आपका एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, फीडबैक फॉर्म। आपको ऐसा नहीं कहते कि वो प्रोडक्ट वो खरीदो, बस वो कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट प्लीज एटलीस्ट यूज करके देखना। जैसे मसाज जो चेयर देखते हो आप लोग, तो वो मसाज चेयर के ऊपर बैठने के वो लोग पैसे नहीं देते, वो बस आपसे पूछते हैं कि आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, बट प्लीज मैम और सर ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको कैसा लगा ये मसाज चेयर यूज करके वगैरह। या फिर कोई लिपस्टिक यूज कर ली, कोई नेल पॉलिश यूज कर ली, तो उसके बारे में भी फीडबैक पूछा जाता है। बहुत सारी चीजें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अगर आप किसी एप्पल स्टोर में भी चले जाओ तो वहाँ पे आईपैड, आपके मैकबुक वैसे ही ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं, और वो आपको ऐसे पैसे नहीं मांगते यूज अगर आप कर लो भी। तो ऐसे अगर आपने कभी मैंने एक बार विजिट किया था तो मैंने टैब पर ऐसे लिख कर दिखा था, तो आई वाज सो इम्प्रेस अबाउट इट। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम क्या आप फीडबैक फॉर्म फिलअप करोगे, तो इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मतलब एकदम जो एंड पॉइंट है वहां पे आप जाकर चेक करें कि आपका सर्विस कैसे दिया जा रहा है, आपका प्रोडक्ट कैसे जो है काम कर रहे हैं। ये पहले ही टेस्टिंग वगैरह में हो जाता है, बट अल्टीमेटली कस्टमर के नजरिए से देखना जरूरी होता है। ठीक है, डेवलप पार्टनरशिप विद कस्टमर, तो आपके कस्टमर के साथ आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग चलती है, जैसे अमेजोन की भी एफिलिएट मार्केटिंग चलती है, नायका की एफिलिएट मार्केटिंग चलती है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे एफिलिएट मार्केटिंग देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने उनके चैनल का प्रोडक्ट, ठीक है, उनके प्लेस का प्रोडक्ट आपने बस किसी को रेकमेंड कर दिया और उस बंदी ने खरीद लिया, तो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक पार्टनरशिप का आप कह सकते हो कि ये एक पार्टनरशिप हो जाती है कस्टमर और बिजनेस प्रोवाइडर में। नेक्स्ट है इफेक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन सिस्टम, तो जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह, चार्टिंग का वो भी जो सिस्टम होता है एप्लीकेशन में वो। तो ये एक कस्टमर रिटेन करने का एक आप कह सकते हो पॉइंट है कि यहाँ पे प्रोसेस में एक पॉइंट है कि आपने आपके कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन जो है सही बनाते हुए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स आपके पास होना चाहिए कि कस्टमर कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन इंडेक्स भी होता है, ऐसा नहीं है, बट वो लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ही दिखाते हैं कि इतना इतना सेटिस्फाई है हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से। इससे क्या होगा, नया कस्टमर जनरेट होगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रिवेंटिंग एक्शंस। अब प्रिवेंटिंग एक्शंस माने कि देखो, हम हमेशा कहते हैं कि कोई बुरी चीज होने से पहले ही उसको रोक लो। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी इस मोमेंट पे, जैसे करोड़ों का नुकसान हो सकता है, करोड़ों का काइंड ऑफ पैसा लग सकता है, तो जो प्रॉब्लम छोटी अभी लग रही है, 10 लाख 15 लाख की अभी लग रही है, वो जाके करोड़ों में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसे अभी रोक दो, अभी उसका सोल्यूशन निकाल दो। ठीक है, इस तरह की चीजें, तो प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि क्योर पे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिसर्च, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो। अल्टीमेटली फोकस ऑन फोकस ग्रुप, अब ये क्या चीज है भाई,
फोकस ऑन फोकस ग्रुप माने कुछ, जैसे मैंने कहा था कि कस्टमर का सेगमेंटेशन कर दिया जाता है मार्केटिंग में, तो जो कस्टमर की ग्रुपिंग की जाती है, कस्टमर को अलग निकाला जाता है, वो कस्टमर जो ग्रुप किया गया है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, उनको इस तरह से बताओ कि आपको हमारी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिल्डिंग स्विचिंग बैरियर्स, तो जो स्विचिंग बैरियर्स है, ठीक है, बिल्डिंग स्विचिंग बाधाएं, तो आपके जो स्विचिंग बैरियर्स यानी कि आपका कस्टमर स्विच करके किसी और की तरफ ना चले जाए, ठीक है, इस तरह की चीजें ना हो, तो वो स्विचिंग बैरियर्स बनाना शुरू कर दो। बैरियर्स माने वो बाधाएं डालना कि वो आपको स्विच करे ही ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये था कस्टमर रिटेंशन के जो भी हमने पॉइंट्स देख लिए कि कस्टमर रिटेंशन कैसे करना है। अब कस्टमर रिटेंशन क्यों करना होता है कि कस्टमर जो हमारा डिफेक्शन है वो कम करना, ग्राहक दोष कम करना। अब ग्राहक दोष क्या चीज़ है, ग्राहक दोष माने सिंपल सी बात है कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के, ठीक है, आपको छोड़ के किसी और की तरफ आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लेने जा रहा है, आपके कॉम्पिटिटर का सर्विस लेने जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वगैरह उसको समझ नहीं आया, फिर खराब लगा, ठीक है, इस तरह से। तो कस्टमर डिफेक्शन इज द रेट, देखो इसका डेफिनेशन पूछ सकता है तो प्लीज ध्यान रखना, कस्टमर डिफेक्शन इज द रेट एट विच कस्टमर्स डिफेक्ट और स्टॉप द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। सिंपली वो स्टॉप ही कर देगा आपका प्रोडक्ट लेना। बिजनेस विथ हाई डिफेक्शन रेट वुड बी लूजिंग देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर। और क्या होता है, अगर आपका कस्टमर डिफेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा है तो आपके मौजूदा ग्राहक भी आपसे छूटने लग जाएंगे, आपके साथ लॉयल नहीं रहेंगे। तो अल्टीमेटली हर एक कंपनी का काम होता है कि कस्टमर डिफेक्शन कम करे, वो किस तरह से करेंगे वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस दे यूज अनदर टर्म ऑफ कस्टमर रिटेंशन, ठीक है, ये कम करने के लिए, कस्टमर डिफेक्शन अगर कम करना है तो कस्टमर रिटेन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा 29 पॉइंट्स देख लिए कि कस्टमर रिटेंशन कैसे करना है, ठीक है। एंड इन सिंपल वर्ड्स इट्स टू रिटेन और प्रिवेंट द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू डिफेक्ट द प्रोडक्ट। और सिंपल वर्ड में कहा जाए तो भाई जो मौजूदा ग्राहक है उनको आप बनाए रखिए, इस तरह से बनाए रखिए कि वो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो छोड़ के नहीं जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफेक्शन, अब डिफेक्शन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राइस डिफेक्शन। प्राइस डिफेक्टर माने कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वही प्रोडक्ट आपका जो कॉम्पिटिटर है सेम क्वालिटी सब कुछ वो कम पैसे में प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका कस्टमर स्विच कर जाएगा, उसके तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो ये प्राइस डिफेक्टर हो गए। दूसरा है प्रोडक्ट डिफेक्टर, अब सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है बट उसका क्वालिटी बढ़िया है तो वो क्या कर लेगा, स्विच कर लेगा, सिंपल। सर्विस डिफेक्टर, सर्विस अच्छी मिल रही है, स्विच कर दिए। मार्केट डिफेक्टर, अब मार्केट डिफेक्टर क्या होते हैं ना, वो लोग होते हैं मार्केट डिफेक्टर, वो कस्टमर होते हैं एक्चुअली जो मार्केट में किसी कंपनी की छवि देखकर, यानी सपोज किसी भी कंपनी XYZ कंपनी की निगेटिव न्यूज आ गई तो वो तुरंत ही स्विच कर जाते हैं उनके प्रोडक्ट, तुरंत स्विच कर दिया, उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट ले लिया, इस तरह के भी लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डिफेक्टर। अब टेक्नोलॉजी डिफेक्टर माने जैसे स्टार्टिंग में, जैसे जियो जब लॉन्च हुआ था तब बाकी सारी कंपनियां 4G का डेटा देती नहीं थी, वो तो छोड़ो डेटा देना ना देना, वो पैसे भी इतना ज़्यादा चार्ज करती थी और उतना डेटा देती नहीं थी। अब हम 2 GB 3 GB डेली यूज़ करते हैं, वो 2 GB 3 GB मंथली दिया करते थे, आई थिंक 28 डेज के लिए कुछ दिया करते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो ये टेक्नोलॉजी में अगर आप पीछे हो, टेक्नोलॉजी में अगर आप लैग कर पा रहे हो तो आपके कस्टमर स्विच कर ही जाएंगे, जैसे कि एयरटेल और कौन सा था वो आइडिया, वो सारी कंपनियों के साथ हुआ, कितने सारे कस्टमर स्विच कर गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल, ये तो हो गया। ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्टर, अब ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्टर माने किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में डिफेक्ट होता है, यानी सपोज कोई बड़ा इंसान अगर CEO वगैरह छोड़ के चला जाए उस कंपनी को तो भी कस्टमर स्विच कर जाता है, जस्ट बिकॉज उस इंसान पे उसका भरोसा था, इसीलिए उसने आपका प्रोडक्ट खरीदा था, तो इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्शन, अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कि इस तरह का डिफेक्शन ना हो, तो एवरी कस्टमर दैट यू कीप रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट 3 दैट यू डोंट हैव टू अट्रैक्ट, माने
आपका जो पहला वाला कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उसके ऊपर ध्यान दो। आपको 3-4 कस्टमर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको एक सिंगल कस्टमर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? वही सिंगल कस्टमर आपके 3 से 4 कस्टमर लेकर आता है। सिंपल बात है, ठीक है। Numerous research studies indicate that the cost of acquiring a new customer usually runs from 2 to 4 times the annual cost of keeping an existing customer. बहुत सारी न्यूमरस स्टडी हुई है और वो स्टडीज कहती है कि जो पैसा लग रहा है, जो लागत आपका मूल्य लग रहा है नए कस्टमर लाने के लिए, वो 2 से 4 गुना है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के एनुअल कॉस्ट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि आपके मौजूदा कस्टमर आपके भगवान है। आप अगर उनके ऊपर ध्यान दोगे तो अल्टीमेटली आगे नए कस्टमर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली एन इफेक्टिव कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी ट्रांसलेट। नेक्स्ट, it has been estimated that the most companies spends about 98% of their time reacting to problems and less 2% preventing them. तो भाई ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि 98% जो पैसा होता है या फिर 98% जो एफर्ट लिए जाते हैं वो प्रॉब्लम को किस तरह से रिएक्ट करना है, उस प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह से रिएक्शन देना है मार्केट में, इस पर किया जाता है, ना कि वो प्रिवेंशन के ऊपर। 2% ही पैसा होता है जो प्रिवेंशन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट most important way to prevent customer defection is to identify and define each problem from the customer's vantage point. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कस्टमर डिफेक्शन कैसे कम कर सकते हो। तो सिंपली आप डिफाइन करो कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है और सिर्फ कस्टमर के जगह देखकर, मतलब कि कस्टमर के जगह अपने आप को रखकर आप देखो कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। Superior services and database management provide you your best defense against customer defection. और ये कैसे कर सकते हो आप कस्टमर डिफेक्शन कम? सबसे बढ़िया आप सर्विस प्रोवाइड करो और जो डेटाबेस मैनेजमेंट होगा आपका वो बढ़िया होना चाहिए। आपके पास जितना भी डेटा आ रहा है आपके कस्टमर का वो नया होना चाहिए। वो ऑलरेडी अगर आपका मौजूदा कस्टमर है फिर भी उसका जो भी डेटा है, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है जैसे मैंने कहा, तो वो डेटा आपका इतना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपका कस्टमर बना रहे। सर्विस प्रोवाइडर्स द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम एंड बिल्ड पार्टनरशिप. The database serves as a vehicle to personalize customer communication and enhance your relationships. तो सिंपल बात है कि सर्विस प्रोवाइड जब करते हैं लोग, ठीक है, या कंपनी कोई भी, तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करो कि वो कस्टमर खुश हो और डेटा इस तरह से हो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। आपका जो डेटाबेस में डेटा होगा वो इस तरह से हो कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, आने वाले 4 दिनों में, आने वाले 5 सालों में, कुछ भी, तो वो डेटा इस तरह से वो पूरा इंटरलिंक कर दे, इंटीग्रेट कर दे, सिंपल शब्दों में कहो तो इंटीग्रेट कर दे कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उस कंपनी से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। लाइफ के प्रॉब्लम नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। आप सीआरएम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज के लिए, तो थोड़ा लंबा बन जाएगा वीडियो, नो प्रॉब्लम, देख लेना, ठीक है। तो a CRM roadmap is a strategic plan that identifies how a company can meet and exist its customer needs. तो ये CRM roadmap क्या बताता है कि भाई किस तरह से एक कंपनी मार्केट में बनी रहे, किस तरह से वो कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरे करे और जो है एक तरह से कस्टमर की नीड्स पूरी करे, ठीक है, और एक मार्केट में उसका एक दबदबा बना रहे। दिस इंक्लूड्स बट इट्स इज नॉट लिमिटेड टू असेसिंग हाउ द सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विस एंटिटीज वर्क टुगेदर टू। तो ये जो है ये लिमिट नहीं करता है कि भाई एक कंपनी या फिर एक कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है वो अलग अलग काम करे, नहीं। सीआरएम का काम ही ये है, मैं सिंपल भाषा में आपको कहूँ, सीआरएम का काम ये है कि वो सारी इंफॉर्मेशन हर एक डिपार्टमेंट से निकाले, उसको इंटीग्रेट करे और उस इंफॉर्मेशन को इतना बढ़िया टूल बना दे कि आपका बिजनेस बढ़ता ही जाए। आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करो, सीआरएम अगर उसमें इम्प्लीमेंट कर दो, सीआरएम सॉफ्टवेयर की हेल्प ले लो, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा सिंपली, ठीक है। इस तरह की चीजें, ओके। गेन इनसाइट फ्रॉम देयर कस्टमर, अपने ग्राहकों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। प्रोड्यूस वैल्यूएबल ऑफरिंग एंड प्रोडक्ट्स,
जो फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनलाइज प्रोडक्ट, तो इस तरह से प्रोडक्ट आप लोग जो है सर्विस प्रोवाइड कर दे या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे मार्केट में कि यूनिक लगना चाहिए कस्टमर के, जैसे कस्टमाइज प्रोडक्ट जैसे होते हैं वो यूनिक होते हैं, कस्टमर खुद उसके बारे में आपको बताता है, कस्टमर खुद आपको उसका डिजाइन देता है, इस तरह की चीजें, ठीक है। प्रोवाइड द अल्टीमेट कस्टमर एक्सपीरियंस, जो है इतना अच्छा आपको अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर डिफेक्शन ना हो, कस्टमर आपको स्विच ना करे। डेवलपिंग अ CRM roadmap involves aligning an organization business strategy with its prioritized CRM capabilities. For example, if company's business strategies is to develop product faster to gain unique market positioning, the capabilities that the company needs to master should be aligned with the strategy and might include, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका CRM डेवलप हो, ठीक है, आपका कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप हो, तो आपको क्या करना है कि आप इस तरह से अलाइन हो जाए। अलाइन माने आप उस तरफ आपका झुकाव होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपको सब कुछ पता हो, आप इंटीग्रेटेड हो, इंटीग्रेटेड पूरा इकट्ठा आपके पास हो, इंफॉर्मेशन हो, आपके पास प्रोडक्ट हो, आपके पास सर्विस हो, कि आप जो है मार्केट में एक पकड़ बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कस्टमर का इंफॉर्मेशन का आप इतना अच्छे से यूज करो कि उसका जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करो वो बढ़िया हो, और इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए, इफेक्टिवली मैनेजिंग प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। मेजर सक्सेस बाय कैंपेन, जैसे हमने कल नहीं सॉरी जो क्लास नंबर 3 में पढ़ा था कि कैंपेन के द्वारा भी जो है हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा सेल हो पाया है। बहुत सारी कंपनियां कैंपेन जो है हर साल निकालती है, जैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में आप लोगों ने देखा होगा जो है मॉनसून सेल होता है, तो ये एक तरह की कैंपेन होती है, सीजन के जितने भी सेल होते हैं ये एक कैंपेन होता है, और इस कैंपेन के द्वारा देखा जाता है कि कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है अल्टीमेटली। इफेक्टिवली मैनेजिंग सेल्स चैनल स्ट्रेटेजी, एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो मैनेज करो कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ठीक है, जैसे आप अगर आपने डिलीवरी का ही आपने अगर देख लिया सिंपल से कि भाई कैश ऑन डिलीवरी भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके डिलीवरी पार्टनर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सिंपल सा, अब जैसे कि नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी चल रहा है आजकल, तो ये इस तरह का सारी चीज़ें इफेक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा होना चाहिए कि सिंपल से 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कस्टमर के डोर पर होनी चाहिए, डोर स्टेप पर प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये जो चैनल होता है ये बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ता है कि हर एक चीज़ जो है टाइमली प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर को, कस्टमर खुश तो आपका बिजनेस भी खुश, सिंपल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रोड मैप ऑफ CRM। हमने आज देख लिया कस्टमर को एक्वायर कैसे करना है, कस्टमर को रिटर्न कैसे करना है, कस्टमर डिफेक्शन क्या होता है, और CRM का रोड मैप क्या है। जैसे ही आपको PDF मिलता है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो देखना और फिर PDF रिवाइज करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको जो है पूरा का पूरा लेक्चर बता दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। प्लीज बी सेफ, बी हेल्दी, एंड प्लीज रिवाइज as much as you can. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.